जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में आज हमारी क्लास का टॉपिक है महाजनपद काल। पिछली क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा महाजनपद काल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग की आज की क्लास में अध्ययन करेंगे महाजनपद काल। अगर पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास का टॉपिक हमारा जो था वो वैदिक सभ्यता था। तो वैदिक सभ्यता का जो समय पीरियड माना जाता था वो 1500 बीसी से लेके 600 ईसा पूर्व माना जाता था। तो 1500 बीसी से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच का जो कालखंड था इतिहास में वो वैदिक सभ्यता के नाम से, वैदिक सभ्यता के काल के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास है वो महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। अगर हम समय की बात करें कि महाजनपद काल का समय क्या है, तो महाजनपद काल का जो समय है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है। तो हम लोग आज की क्लास में जो इतिहास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास पढ़ेंगे। और ये इतिहास में महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास। अगर हम बात करें कि महाजनपद काल के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो महाजनपद काल के अन्य कौन कौन से नाम हो जाते हैं, तो इसे हलचल काल के नाम से जाना जाता है, हलचल काल। दूसरा इसे महान परिवर्तन काल। तो महाजनपद काल को छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कहा जाता है, महाजनपद काल कहा जाता है, हलचल काल कहा जाता है और महान परिवर्तन काल कहा जाता है। तो ये हलचल काल क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि हलचल काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो इतिहास था भारत का, उसके हर एक क्षेत्र में परिवर्तन नजर आते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे राजनीति, आर्थिक, सामाजिक जो भी क्षेत्र उठाएंगे सब में परिवर्तन नजर आ रहे हैं। जो परिवर्तन नजर आ रहे हैं वो पॉजिटिव परिवर्तन नजर आ रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन नजर आ रहे हैं, ना कि नकारात्मक परिवर्तन नजर आ रहे हैं। हालांकि सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे कि थोड़ा बहुत जो है ना वो नकारात्मक परिवर्तन नजर आते हैं, लेकिन ज्यादा जो परिवर्तन है वो पॉजिटिव परिवर्तन नजर आ रहे हैं। और महाजनपद काल इसे नाम क्यों दिया गया, क्योंकि महाजनपद काल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जो वैदिक सभ्यता में गढ़ और जन थे वो यहाँ तक आते आते बन जाते हैं, महाजनपद का रूप ले लेते हैं। तो महाजनपद काल में 16 महाजनपद पाए जाते हैं, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इस महाजनपद काल के समय में भारत के इतिहास में किस क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ, और जो परिवर्तन हुआ वो कैसा परिवर्तन हुआ, और क्यों ये महान काल या महान परिवर्तन काल या हलचल काल कहलाया। तो अगर हम बात करें महाजनपद काल के सभी स्थितियों के बारे में कि भारत के इतिहास में किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन नजर आए हैं, तो अगर हम बात करें महाजनपद काल के राजनीतिक क्षेत्र में, फिर देखेंगे हम लोग आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए, फिर देखेंगे हम लोग कि सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन नजर आए, फिर हम लोग देखेंगे कि महाजनपद काल में धार्मिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन नजर आए, फिर देखेंगे कि जो है ना ये महाजनपद काल को सेकंड नगरीकरण का नाम दिया जाता है। तो इन क्षेत्रों में देख लेते हैं कि कौन सा महाजनपद काल में हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन नजर आए। तो अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता में जो आर्यों का राजनीतिक ढांचा था वो पहले तो कबीलाई ढांचा था, फिर गोप पे आधारित हो गया, फिर जन पे आधारित हो गया। और लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते जो जन थे वो जनपद में कन्वर्ट हो गए। तो यही राजनीति क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन आता है कि जो वैदिक सभ्यता में जन थे वो जन को मिला के छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद का कॉन्सेप्ट आ गया। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 16 महाजनपद आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे। और वो जो गढ़ थे वैदिक सभ्यता में, जो गढ़ थे और महाजनपद या छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ये जो गढ़ थे ये गढ़ राज्य में बदल गए या गणतंत्र में बदल गए। तो राजनीति क्षेत्र में सबसे दो प्रमुख परिवर्तन आए कि जो जन थे वो जनपद में बदल गए और जो गढ़ थे वो गणतंत्र या गढ़ राज्य में बदल गए। गढ़ राज्यों की जो संख्या पाई जाती है वो 10 पाई जाती है। और ये जो 10 गणराज्य हैं, इन 10 गणराज्यों में जो सबसे प्राचीन गणराज्य माना जाता है वो लिच्छवी गणराज्य माना जाता है, जो बिहार में पाया जाता था।
तो अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन गणराज्य कहाँ पाया जाता है, तो भारत में पाया जाता है। कौन सा गणराज्य है, तो लिच्छवी गणराज्य है। ये हो गया। राजनीति क्षेत्र के दो परिवर्तन नजर आए, जन जो है जनपद में बदल गया, गढ़ जो है गणराज्य में बदल गया। अब हम देखें कि आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन नजर आए, तो आर्थिक क्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन नजर आए। यहाँ पे कृषि, व्यापार और श्रेष्ठी व्यवस्था आ गई। और जो कृषि, व्यापार और श्रेष्ठी व्यवस्था है, इनको राज्य का संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है। मतलब राज्य की तरफ से इनको निश्चित एक शासन प्रशासन का डिपार्टमेंट रखा जा रहा है, उनको संरक्षित किया जा रहा है, उनकी सहायता की जा रही है। तो कृषि व्यापार उन्नतशील हो गया था, श्रेष्ठी व्यवस्था भी आ गई थी। इसके दूसरा परिवर्तन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते आर्थिक क्षेत्र में आहत सिक्कों का प्रचलन हो जाता है। जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि भारत के संदर्भ में आहत सिक्कों का प्रचलन हो जाता है। वैदिक सभ्यता में हम लोग देखे थे कि जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, तो वस्तु विनिमय में काफी कठिनाइयां होती थी। लेकिन जब व्यापार आहत सिक्कों से, वस्तु विनिमय से अभी भी होता है, लेकिन जब सिक्कों की खोज होगी, सिक्के प्रचलन में आ गए, तो व्यापार वाणिज्य कृषि में चार चांद लग गए। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, क्योंकि भारत के संदर्भ में आहत सिक्कों का प्रचलन हो जाता है। तो आहत सिक्कों के प्रचलन से क्या हुआ, तो ऐसे हुआ कि जैसे कि हमें वस्तु विनिमय में कठिनाई होती थी, जैसे कि हमें एक निर्धारित पैमाना रहता था कि एक गाय के बदले हमें 50 किलो गेहूं मिलेगा। तो हो सकता है जो इंसान खरीदना चाहता है गेहूं, उसे 10 किलो ही गेहूं की आवश्यकता हो। अब गाय विनिमय का साधन है, गाय को काटा बाटा तो जा नहीं सकता है, तो इस वजह से ना चाहते हुए उसे एक गाय देनी पड़ती थी और ना चाहते हुए उसको 50 किलो अनाज लेना पड़ता था, हालांकि इसको जरूरत 10 किलो की थी। तो ये सब कठिनाइयां आती थी वस्तु विनिमय में। लेकिन जब आहत सिक्कों का प्रचलन हो गया तो व्यापार वाणिज्य में भी उन्नत का काम किया आहत सिक्का। तो कृषि व्यवस्था भी उन्नतशील थी, व्यापार भी उन्नतशील था, श्रेष्ठी व्यवस्था आ गई थी। श्रेष्ठी व्यवस्था ये था कि जो व्यापार के प्रमुख होते थे उन्हें श्रेष्ठ कहा जाता था, उनको संरक्षित भी किया जाता था। तो कृषि हो गया, व्यापार हो गया, श्रेष्ठी हो गया, आहत सिक्कों का प्रचलन हो गया आर्थिक क्षेत्र में। अगर हम बात करें सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, तो सामाजिक क्षेत्र में हमें नकारात्मक परिवर्तन नजर आते हैं। वो कैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते भारत में जाति व्यवस्था और छुआछूत व्यवस्था चरम पे पहुंचने लगी थी। जैसे कि हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड में इतनी नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में जाति व्यवस्था जैसी कल्पना बहुत कम रूप में देखने को मिलती है। जो यहाँ तक आते जाति व्यवस्था एकदम उभर गई, तो जाति व्यवस्था भी आ गई और छुआछूत व्यवस्था भी प्रचलन में आ गई। इससे पहले वैदिक सभ्यता में ऐसा बहुत जटिल रूप में नहीं नजर आता है, हालांकि वहां भी उत्तर वैदिक काल में ये सब चीजें आ चुकी थी। इसके बाद फिर स्त्रियों की गिरती स्थिति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब महाजनपद काल में के सामाजिक क्षेत्र में जो स्त्रियों की स्थिति है वो गिरती हुई नजर आती है। तो समाज क्षेत्र में हमें नकारात्मक संदेश मिलता है। अब देख लेते हैं धार्मिक स्थिति क्या थी। तो धार्मिक स्थिति की बात करें तो धार्मिक स्थिति में यहाँ पे पूजा, बलि और यज्ञ, पूजा बलि यज्ञ जैसे जो कर्मकांड थे वो यहाँ तक आते आते इनका ह्रास हो गया था। इनमें लोग उतना दिलचस्पी नहीं रखते थे, क्योंकि जैसे उत्तर वैदिक पीरियड तक आते आते यज्ञकार, बलि, पूजा पाठ बहुत कर्मकांड वाला हो गया था, बहुत खर्चीला हो गया था। इस वजह से जो सामान्य लोग रहते थे उनकी पूर्ति नहीं कर पाते थे, उनकी जरूरत से ज्यादा उनको पूजा पाठ और यज्ञ में खर्चा करना पड़ता था। तो यज्ञ जो होते थे वो भव्य होते थे, यज्ञों में बड़े बड़े दान देने पड़ते थे, अपने पशुओं की दान दो, आर्थिक रूप से पैसों और सोना चांदी का दान दो और बेटियों का दान दो। ये सब चीजें जो ना यज्ञ कर्मकांडों में हो जाती। यज्ञ बहुत महंगे महंगे होने लगे थे और ये पशु बल में पशुओं की बल देनी जाने लगी थी, तो जिससे कृषि व्यवस्था, यातायात प्रभावित होने लगे थे। तो ये सब चीजें जो थी ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते इनमें हरासमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत खर्चीले हो गए थे, इसलिए लोग इनकी जरूरतें नहीं पूरी कर पाती थी। भय के कारण करते थे लेकिन उनके अवकाश से बाहर था। तो यहाँ पे पूजा, बलि और यज्ञ कर्मकांडों में कमी आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब ये वैदिक धर्म में ये सब चीजों को बढ़ावा मिलने लगा, जो पुरोहित रहते थे वो हमेशा इच्छा रखते थे कि हमें लोग बहुत सारा धन दान में दे और चढ़ावा चढ़ाए, ऐसी इच्छा। तो इन सब चीजों से उग के इनके विपरीत जो धर्म आया था वो आया था जैन धर्म, आया था बौद्ध धर्म आया था। और इसके विपरीत वैदिक धर्म के विपरीत बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो ना बहुत
कम खर्चीले थे। इसमें इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। जैसे किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति है, अगर उस आचरण वाला है तो दोनों धर्म को स्वीकार कर सकता है, उनके शरण में जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ और यज्ञ कर्मकांडों का महत्व नहीं दिया जाता था। तो ये बहुत कम खर्चीले थे। इस वजह से लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को ज्यादा फॉलो करने लगे, उनका तरफ झुकाव ज्यादा बढ़ गया और वैदिक धर्म का पतन होने लगा। ये हो गया धार्मिक क्षेत्र में। अब देख लेते हैं कि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है, इसे सेकंड नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण का नाम दिया जाता है। क्यों सेकंड नगरीकरण का नाम दिया जाता है? क्योंकि महाजनपद काल का जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो गंगा घाटी क्षेत्रों में मिलता है। और गंगा घाटी क्षेत्रों में जो मृदा है, मिट्टी है, वो उपजाऊ पाई जाती है, क्योंकि गंगा घाटी, गंगा यमुना जो नदियां हैं उनके द्वारा लाई गई मिट्टी जो रहती थी वो काफी उपजाऊ रहती थी। तो मैदानी भाग होने के कारण अच्छी कृषि होती थी। कृषि अच्छी होती थी तो व्यापार अच्छा होता था, क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा हमारे पास अनाज उत्पादित होगा तो हम उसको कहीं ना कहीं विक्रय करेंगे तो हमारे पक्ष में हमें आर्थिक रूप से कुछ लाभ मिलेगा। और ये जो गंगा घाटी क्षेत्र में कृषि व्यापार में इससे बहुत सहायता मिली, उन्नतिशील हुई। और कृषि व्यापार में जो चार चांद लगाने का काम किए वो लोहे की खोज की, क्योंकि लोहे की खोज तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास ही हो गई थी, लेकिन जो व्यापक रूप में अच्छे रूप में प्रयोग हुआ लोहे का वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। जब लोहे की खोज गई, व्यापक प्रयोग होने लगा, तो लोहे की सहायता से जो किसान रहते थे वो खेतों की गहरी जुताई कर सकते थे और खेतों को साफ कर सकते थे, जंगल को साफ करके जला के वो खेतों का विस्तार कर सकते थे। तो लोहे की सहायता से ये मिला। इसी कारण जब हर क्षेत्र में परिवर्तन नजर आ रहा है और अच्छा परिवर्तन नजर आ रहा है, तो इसीलिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व को वो द्वितीय नगरीकरण का नाम दिया गया है। तो ये हम लोगों ने देख लिया महाजनपद काल में भारत के हर क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए। इसके बाद इसे क्यों कहा गया ऐसा काल की महाजनपद काल क्यों कहा गया, हलचल काल क्यों कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक क्षेत्र में ये जो 16 महाजनपद हैं। अगर हम 16 महाजनपदों की बात करें, एक एक महाजनपद पढ़ेंगे, उनकी राजधानी देखेंगे और फिर उनकी लोकेशन देखेंगे मैप के माध्यम से, फिर देखेंगे कि विशेषताएं क्या है। जिस जनपद से कुछ खास विशेषताएं हैं उन्हीं जनपदों को हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करें 16 महाजनपदों की, तो अगर इनके साक्ष्य की बात करें कि 16 महाजनपदों का हमें वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, तो 16 महाजनपदों का जो वर्णन प्राप्त होते हैं ऐसे हमारे पास 3 साक्ष्य हैं। पहला साक्ष्य प्राप्त होता है बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय। दूसरा ग्रंथ है, ये भी बौद्ध ग्रंथ है, महावंश। तीसरा ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है ये जैन ग्रंथ है, और ये दोनों जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। तो ये स्रोत हो गई कि 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो 2 स्रोत हैं, बौद्ध धर्म के अगंतुर निकाय और महावंश, और जैन धर्म में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो ये होगी इनके स्रोत की बात। अब हम एक एक जनपद उठाएंगे। पहले देखेंगे कि कौन सा महाजनपद। देखते हैं, पहला महाजनपद है हमारा कम्बोज महाजनपद। कम्बोज महाजनपद की अगर राजधानी की बात करें क्या है, तो है राजपुर या फिर हाटक, कुछ भी मिल सकता है। कम्बोज महाजनपद की राजधानी क्या है, तो राजपुर है या राजपुर हाटक है। बात कर लेते हैं कि लोकेशन की, ये भारत के मैप में कहाँ पड़ता है, तो ये पाकिस्तान वाली एरिया में पड़ता है। इस वाली एरिया में जो पड़ता है ये कम्बोज महाजनपद पड़ता है। कम्बोज महाजनपद पड़ता है, ये लोकेशन होगी। बात करें कि इसकी विशेषता क्या है कम्बोज महाजनपद की, तो कम्बोज महाजनपद की विशेषता है कि यहाँ पे अच्छी किस्म के घोड़े पाए जाते थे। तो 16 महाजनपदों के समय पे पूछा जाए कि अच्छी किस्म के घोड़े कहाँ पाए जाते थे, घोड़े तो हालांकि सब कहीं पाए जाते थे जनपद काल में, लेकिन अच्छी किस्म के जो घोड़े पाए जाते थे वो कम्बोज महाजनपद में पाए जाते थे। इसके अलावा जो कम्बोज महाजनपद है,
कौटिल्य ने इसे वार्ता शास्त्रों पर जीवी कहा है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये कौटिल्य ने कहा है, हो सकता पूछा जा सके, तो पूछा जा सकता है किस महाजनपद को कौटिल्य ने वार्ता शत्रु परजीवी कहा है। तो कहा है कंबोज महाजनपद को। ये है कंबोज महाजनपद की विशेषताएं कि यहाँ पे अच्छी किस्म के घोड़े पाए जाते हैं और कंबोज महाजनपद को वार्ता शास्त्रों परजीवी कहा है। किसने कहा है? तो कौटिल्य महोदय ने कहा है। ये हमारा हो गया पहला महाजनपद। दूसरे महाजनपद की बात करें तो दूसरा महाजनपद है हमारा ये गंधार महाजनपद है। गंधार महाजनपद की बात करें कि इसकी राजधानी क्या है? तो गंधार महाजनपद की जो राजधानी है वो तक्षशिला है। तक्षशिला को पुष्कलावती के नाम से भी जाना जाता है और पुष्कलावती का दूसरा नाम मिलता है चरसद्दा। अगर पूछा जाए चरसद्दा किसका नाम है तो चरसद्दा की जो पहचान की जाती है वो पुष्कलावती से की जाती है। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला भी मिल सकता है और पुष्कलावती भी मिल सकता है। वर्तमान में पुष्कलावती की पहचान चरसद्दा से की जाती है। अगर लोकेशन की बात करें कि ये भारत के मैप में कहाँ पड़ता है तो ये पाकिस्तान में यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे जो पड़ता है ये गंधार जनपद पड़ता है। ये हो गया हमारा दूसरा महाजनपद। अगर बात करें कि गंधार महाजनपद की विशेषता क्या थी तो यहाँ का विशेषता था कि यहाँ के राजा थे पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन जो है ना वो अवंत के राजा थे चंद प्रघोत। गंधार के राजा कौन थे तो पुष्कर सारिन थे। इन्होंने अवंत के राजा चंद प्रघोत को हराया था। तो गंधार की विशेषता क्या है कि यहाँ के जो राजा थे वो पुष्कर सारिन थे और अवंत के राजा चंद प्रदोत को इन्होंने हराया था। ये विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है गंधार की कि हर्यक वंश के शासक थे बिम्सार। ये मगध महाजनपद जब पढ़ेंगे तो मगध वंश में पहला राजवंश जो होता है वो हर्यक राजवंश होता है। उस हर्यक वंश के शासक थे बिम्सार। बिम्सार ने इसके दरबार में, किसके दरबार में तो यहाँ के जो राजा थे पुष्कर सारिन के दरबार में एक राजदूत भेजा था। तो पूछा जाए किसने किसके दरबार में राजदूत भेजा था तो गंधार के शासक थे पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन के दरबार में किसने राजदूत भेजा था तो हर्यक वंश के शासक बिम्सार ने पुष्कर सारिन के दरबार में एक राजदूत भेजा था। और पुष्कर सारिन ने किसको हराया था तो अवंती राजा चंद प्रदोत को हराया था। तो ये हो गया हमारा दूसरा महाजनपद। तीसरे महाजनपद की बात करें तो तीसरा महाजनपद है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी की बात करें तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है। अगर हम लोकेशन की बात करें या वर्तमान में अगर बात करें ये कहाँ पड़ता है तो वर्तमान में ये जो हरियाणा दिल्ली और मेरठ वाला एरिया है ये कुर के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुर की बहुत सारी विशेषताएं हैं लेकिन यहाँ महाजनपद काल में कुछ खास विशेषता नहीं है। कुरु महाजनपद जो रहा है हमेशा युद्ध का क्षेत्र रहा है। तो जितने बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं इतिहास में ज्यादातर वो कुरु क्षेत्र में ही लड़े गए हैं। तो कुरु जनपद जो है ना ये इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में ये जो हरियाणा दिल्ली मेरठ वाला एरिया है यूपी का वहां पाया जाता है। अगर हम लोकेशन की बात करें कि मैप में कहाँ पड़ता है तो यहाँ पे जो पड़ता है यहाँ पे ये पड़ता है हमारा कुरु महाजनपद। कौन सा महाजनपद तो कुरु महाजनपद पड़ता है। इसकी कुछ खास विशेषता नहीं है। चौथा महाजनपद है हमारा सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी की बात करें कि सूरसेन की राजधानी क्या है तो ये मथुरा है। ईरानी ग्रंथों में इसकी राजधानी का नाम मेथोरा भी मिलता है। तो अगर सूरसेन की राजधानी पूछा जाए क्या है तो मथुरा है। ये मेथोरा भी लिखा मिल सकता है। अगर हम बात करें विशेषताओं की तो इसकी कोई खास विशेषता नहीं है लेकिन हम लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ पड़ता है। तो सूरसेन जो पड़ता है कुछ यहाँ पड़ता है। सूरसेन कुछ यहाँ पड़ता है। सूरसेन कहाँ मिलता है तो सूरसेन कहाँ पड़ता है तो सूरसेन कुछ यहाँ पड़ता है। ये सूरसेन पड़ता है। सूरसेन की राजधानी क्या है तो मथुरा है।
इसकी कुछ खास विशेषता नहीं है। अब हम बात करें पांचवें महाजनपद की बात करें तो पांचवा महाजनपद है हमारा वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की राजधानी की बात करें तो वत्स महाजनपद की जो राजधानी है वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? तो वत्स महाजनपद की राजधानी है। अगर हम लोकेशन की बात करें कि भारत के मैप में कहाँ पड़ता है, तो जो भारत के मैप में वत्स पड़ता है कुछ यहाँ पड़ता है, इस वाली एरिया में जो पड़ता है ये वत्स पड़ता है। वत्स की राजधानी क्या है? तो कौशाम्बी है, इलाहाबाद के आसपास वाली एरिया। ये होगी इसकी लोकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं कि वत्स महाजनपद की क्या विशेषता थी। तो विशेषता की बात करें कि वत्स महाजनपद में एक वंश पाया जाता था जिसका नाम था पौरव वंश। पौरव वंश के राजा थे जिनका नाम था उदयन। तो इनकी विशेषता क्या है कि पौरव वंश कहाँ पाया जाता था? तो वत्स महाजनपद में पाया जाता था। पौरव वंश के राजा कौन से थे? तो उदयन थे। विशेषता ये है कि जो ये राजा उदयन थे ये बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। क्यों ग्रहण किए थे? तो ये बौद्ध भिक्षु थे पिंडोला। बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में ये पौरव वंश के राजा उदयन ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता है वत्स महाजनपद की। इसके बाद वत्स महाजनपद में गंधकों के सिक्के पाए जाते हैं। तो वत्स महाजनपद की जो राजधानी कौशाम्बी थी यहाँ पे गंधकों के सिक्के पाए जाते थे, इसलिए ये विशेषता महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे ये और सिक्कों का प्रचलन। तो पूछा जा सकता है कि गंधकों के सिक्के किस महाजनपद से पाए गए हैं? तो वत्स महाजनपद से पाए गए। वत्स महाजनपद में जो उसकी राजधानी कौशाम्बी थी वहां से गंधकों के सिक्के पाए गए हैं। इसके अलावा स्वप्नवासो दत्ता की रचना का उल्लेख मिलता है। स्वप्नवासो दत्ता जो है ना ये कालिदास की रचना है और इसमें वर्णन मिलता है जो ये राजा थे पौरव वंश के उदयन और उनकी प्रेमिका थी वासोदेवता, इनके प्रेम प्रसंग के बारे में वर्णन मिलता है। और ये रचना किसकी है? तो कालिदास की है। ये विशेषता हो गई वत्स महाजनपद की। अब हम बात कर लेते हैं छठा महाजनपद है हमारा काशी। काशी महाजनपद की जो राजधानी है वो है वाराणसी। अगर हम विशेषता की बात करें तो इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, लेकिन लोकेशन देख लेते हैं कि हमारा काशी जनपद कहाँ पड़ता है। तो काशी महाजनपद जो पड़ता है कुछ यहाँ पड़ता है वत्स के बाएं। तो ये जो हमारा पड़ता है ये काशी महाजनपद पड़ता है। काशी महाजनपद पड़ता है। काशी महाजनपद की राजधानी क्या है? तो वाराणसी है। ये हो गया। अब इसकी कोई खास विशेषता नहीं है तो हम इस पढ़ लेते हैं सातवां अपना महाजनपद, ये है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी की बात करें क्या है? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। जो आगे हम लोग पढ़ेंगे मगध का इतिहास, तो मगध के इतिहास में सबसे पहले जो शिकार बनता है विस्तार में वो अंग ही बनता है। तो अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी। चंपा जो वर्तमान बिहार में पड़ता है, वर्तमान में बिहार में जो मुंगेर वाली एरिया है, मुंगेर जो वर्तमान में मुंगेर के नाम से जाना जाता था, वो इस छठी शताब्दी ईसा पूर्व में चंपा के नाम से जाना जाता था। तो अंग की राजधानी थी चंपा और चंपा को प्राचीन नाम जो मिलता है वो मालिन मिलता है। हो सकता है पूछा जा सके कि मालिन किसका नाम है, तो मालिन जो है ना चंपा का ही प्राचीन नाम है, वर्तमान में मुंगेर वाला एरिया है। अगर हम विशेषता की बात करें क्या विशेषता है, पहले तो मैं लोकेशन देख लेती हूँ। तो ये जो एरिया है ये मगध के बाएं, मगध के बाएं जो पड़ता है ये अंग पड़ता है, अंग पड़ता है। ये लोकेशन होगी कि ये जो बिहार का पूर्वी वाला हिस्सा है मगध के बाएं साइड जो पड़ता है वो अंग पड़ता है। विशेषता में यहाँ के राजा एक थे जिनका नाम था वृद्धमंत। अगर पूछा जाए कि वृद्धमंत कहाँ के राजा थे तो ये अंग चंपा के राजा थे। इसके बाद अंग सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये नियोजित नगर था। जैसे कि आज का नोएडा ग्रेटर नोएडा है, जैसे सिस्टमैटिक तरीके से है, नियोजित है, वैसे ही महाजनपद काल में अंग महाजनपद जो था वो पूरी तरीके से प्लान सिटी के तरीके से बसाया गया था। तो अगर नियोजित नगर पूछा जाए छठी शताब्दी ईसा पूर्व का तो अंग हो जाएगा। और इसके वास्तुकार कौन से थे? तो महागोविंद थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि महागोविंद कहाँ के वास्तुकार थे या फिर अंग महाजनपद के वास्तुकार कौन थे? तो महागोविंद थे। ये कौन थे? तो ये वास्तुकार थे। ये हो गया कि अंग महाजनपद के जो वास्तुकार थे वो महागोविंद थे और अंग महाजनपद जो है ना वो सुनियोजित तरीके से बसाया गया था। इसके बाद आठवां महाजनपद है हमारा पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद की राजधानी की बात करें तो
पंचाल महाजनपद की 2 राजधानी पाई जाती है, उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी। जो आही क्षेत्र है ये उत्तरी राजधानी थी, नॉर्थ की थी, और काम्पिल जो राजधानी थी ये साउथ दक्षिण की राजधानी थी। तो पंचाल महाजनपद की 2 राजधानियां थी, उत्तर की आही क्षेत्र थी और दक्षिण की काम्पिल थी। इस पंचाल महाजनपद की अगर विशेषता की बात करें तो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि पंचाल जनपद जो है ना ये वैदिक सभ्यता का अच्छा स्रोत माना जाता है, कि वैदिक सभ्यता में जो है ना पंचाल का नाम आया हुआ है और पंचाल जनपद को वैदिक सभ्यता का अच्छा स्रोत माना गया है। वैदिक सभ्यता का अच्छा स्रोत माना जाता है। किसे माना जाता है? तो पंचाल महाजनपद को माना जाता है। हालांकि अथर्ववेद में आगे हम लोग देखेंगे कि मगध का भी नाम आता है, लेकिन मगध से पहले वैदिक साहित्य में पंचाल का नाम आ चुका था। तो वैदिक सभ्यता में पंचाल जनपद की जानकारी मिलती है। ये होगी विशेषता। 9वां महाजनपद है हमारा कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वो श्रावस्ती थी। इसके बाद कुशावती थी। तो इसकी 2 राजधानियां थी। जो उत्तरी राजधानी थी कौशल की वो थी श्रावस्ती, और जो साउथ दक्षिण की राजधानी थी कौशल की वो कुशावती के नाम से जानी जाती थी। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान का जो बहराइच, गोंडा और अयोध्या, ये 3 अगर जनपदों को मिला दिया जाए तब बनता था हमारा कौशल महाजनपद। तो कौशल महाजनपद का वर्तमान विस्तार पूछा जाए क्या है, तो बहराइच, गोंडा, अयोध्या वो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। अगर विशेषता की बात करें तो विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कौशल महाजनपद की, कि यहाँ के एक राजा थे प्रसेनजीत। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे हरिवंश वंश तो अजातशत्रु से, बिंबिसार से, बुद्ध से भी इनका संपर्क था। तो प्रसेनजीत जो थे कौशल के राजा वो बुद्ध के समकालीन थे। ये तो पूछा भी गया है कई बार एग्जामों में कि प्रसेनजीत या बुद्ध के समकालीन कौन से राजा थे, तो प्रसेनजीत राजा थे। इसके बाद जो ये श्रावस्ती है, ये राजधानी कौशल की उत्तरी राजधानी श्रावस्ती को सेहत मेहत की पहचान की जाती है। तो वर्तमान का जो सेहत मेहत स्थल है वो श्रावस्ती को ही कहा जाता है। इसके बाद जो श्रावस्ती का आकार था कुछ अर्धचंद्राकार था। तो पूछा जाए कि श्रावस्ती का आकार कैसा था, श्रावस्ती को किस नाम से जाना जाता था, तो श्रावस्ती को सेहत मेहत के नाम से जाना जाता है और इसका आकार जो था वो अर्धचंद्राकार था। ये हो गए। अब देख लेते हैं 10वां महाजनपद हमारा है, ये है वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद एक प्रकार से गढ़ तंत्र था, लेकिन ये 2 गढ़ राज्यों की भी चर्चा मिलती है 16 महाजनपदों के अंतर्गत। हो जाएगा वज्ज और मल्ल मिलती है। तो वज्ज महाजनपद जो था जिसकी राजधानी थी वैशाली, बिहार वाली एरिया। इसके बाद जो ये वज्ज संघ था ये 8 गढ़ राज्यों का संघ था। तो मतलब 8 गढ़ थे, उनके संघ से बना था ये वज्जी संघ या वज्जी महाजनपद बना था। तो वज्जी महाजनपद की जो राजधानी है वो वैशाली है। ये 8 गढ़ों से बना है। अगर पूछा जाए कि वज्जी संघ का जो लिच्छवी वंश था वो कितने गढ़ राज्यों से बना था या कितने संघ से बना था, तो 8 गढ़ों से बना था। और कितने गणराज्य हैं, तो 10 गणराज्य हैं। उसमें से वैशाली जो गणराज्य था वो सबसे मजबूत और सबसे प्राचीन था, जो 8 संघ से बना था। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं इनकी विशेषता की कि विशेषता क्या है। तो वज्जी की जो विशेषता है, इसकी आधुनिक जो पहचान की जाती है वो की जाती है बसाड़ से। तो आधुनिक जो बसाड़ वाला एरिया है वो प्राचीन काल में वज्जी के नाम से जाना जाता था। 11वां महाजनपद है हमारा मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद की जो राजधानी है वो है पावा के मल और कुशीनगर के मल। ये संयुक्त राजधानी थी। पहले पावा के मल जो नॉर्थ की राजधानी थी, कुशीनगर की जो राजधानियां थी, पहले पावा के मल और कुशीनगर के मल। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो कोई खास विशेषता नहीं थी मल्ल की। ये भी एक गणराज्य थे, ये विशेषता है। मल्ल महाजनपद की लोकेशन की बात करें, कुछ हमारे जनपद छूट गए हैं। तो मल्ल महाजनपद की जो लोकेशन है मैप में
कुछ यहाँ पड़ती है। मल्ल जनपद कहाँ पड़ता है, तो मल्ल जनपद यहाँ पड़ता है। और इसके बाद ये हम लोग पढ़े वज्जी। वज्जी महाजनपद कहाँ पड़ता है, तो वज्जी महाजनपद कुछ यहाँ पड़ता है। वज्जी महाजनपद, वज्जी महाजनपद यहाँ पड़ता है। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कौशल महाजनपद। तो कौशल महाजनपद कहाँ पड़ता है, तो कौशल महाजनपद कुछ यहाँ पड़ता है। कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कौशल के बाद पंचाल। तो पंचाल महाजनपद कहाँ पड़ता है, तो पंचाल जनपद कुछ यहाँ पड़ता है। यहाँ पड़ता है हमारा पंचाल महाजनपद। ये पंचाल महाजनपद पड़ता है। इसके बाद लोकेशन किसकी थी, पंचाल के बाद अंक की। तो अंक की लोकेशन हम लोग देख लिए थे कि अंक कुछ यहाँ पड़ता है। ये 3 महाजनपद छूट गए थे। कौन से, तो पंचाल, पंचाल की लोकेशन कुछ यहाँ पड़ती है। और कौशलविल कहाँ पड़ता है, तो कौशल कुछ यहाँ पड़ता है। और वज्र कहाँ पड़ता है, तो वज्र कुछ यहाँ पड़ता है। उसके बाद मल्ल कहाँ पड़ता है, तो मल्ल कुछ यहाँ पड़ता है। ये होगी लोकेशन की बात। अब हम देख लेते हैं 12वां महाजनपद। तो 12वां महाजनपद है हमारा चेंदी महाजनपद। चेंदी महाजनपद की जो राजधानी है वो शक्तिमती के नाम से जानी जाती थी। इसकी विशेषताओं की बात करें कि चेंदी महाजनपद की विशेषता क्या थी, तो चेंदी महाजनपद की विशेषता है कि आधुनिक जो ये बुंदेलखंड वाली एरिया है यहाँ पे चेंदी महाजनपद पाया जाता था। तो चेंदी महाजनपद की बात करें तो चेंदी ये उत्तर प्रदेश के नीचे वाला जो एमपी की ऊपर वाला हिस्सा है ये बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो चेंदी महाजनपद कुछ यहाँ पड़ता था। ये हो गया हमारा चेंदी महाजनपद। चेंदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड वाली एरिया में पड़ता है। 12वां है हमारा महाजनपद, ये है अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की बात करें तो अवंती महाजनपद की जो राजधानी है वो है उज्जैनी और महासमती। तो इसकी भी अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां थी। जो उत्तरी राजधानी थी वो उज्जैन के नाम से जानी जाती थी और साउथ जो दक्षिणी राजधानी थी वो महासमती के नाम से जानी जाती थी। अगर बात करें कि लोकेशन की तो हमारा जो ये अवंती महाजनपद है कहाँ पड़ता है, तो अवंती महाजनपद कुछ चेंदी के ऊपर इस वाली एरिया में पड़ता है। ये जो पड़ता है हमारा ये अवंती महाजनपद पड़ता है। अवंती महाजनपद कुछ यहाँ पे पड़ता है। ये होगी इसकी लोकेशन। विशेषता की बात करें तो यहाँ के जो राजवंश था उसका नाम था प्रगोत वंश। तो चेंदी वंश में जो राजवंश पाया जाता था उसका नाम था प्रगोत वंश। यहाँ के शासक थे चंड प्रधोत। आगे हम लोग देखेंगे हर्यक वंश में जो शासक होते बिम्सार। बिम्सार जब ये किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो इनके चंड प्रधोत के इलाज के लिए अपना राजवैद्य बिम्सार भेजते हैं जीवक। वो इनकी इलाज करता है। इस कारण मित्रता हो जाती है चंद प्रधोत की हर्यक शासक बिम्सार से। तो यहाँ पर जो राजवंश पाया जाता था वो प्रधोत वंश पाया जाता था। यहाँ के शासक थे वो चंद प्रधोत थे। इसके अलावा अवंती में लोहे की खानी पाई जाती है। तो पूछा जाए कि किस महाजनपद में लोहे की खानी पाई जाती थी, तो अवंती महाजनपद में पाई जाती थी। इसके बाद ये पड़ता है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी की बात करें तो मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है वो विराटनगर है। तो ये राजस्थान वाली एरिया में पाया जाता है, राजस्थान। अगर लोकेशन की बात करें तो ये है हमारा राजस्थान स्टेट और यहाँ पे पाया जाता है मत्स्य महाजनपद। ये होगी इसकी लोकेशन की बात। अगर हम विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता है कि ये राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है या राजस्थान राज्य में पाया जाता है। इसके बाद बात करें हम की बात करें ये हमारा 14। हालांकि ये क्रम थोड़ा गड़बड़ा गया है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये हमारा 15वें क्रम का। तो 15वें क्रम में तो 15वें क्रम का जो महाजनपद है ये अवंती महाजनपद है। अवंती महाजनपद की राजधानी की बात करें तो पोर्टल है या फिर पाटिल मिल सकता है। तो कुछ भी मिल सकता है कि अस्मक महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या है, पोर्टिल या पाटिल मिल सकता है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें क्या है और लोकेशन क्या थी, तो अस्मक महाजनपद जो है ना ये पाया जाता था मात्र दक्षिण भारत में। तो जैसे ये विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हो गई, इसके नीचे इस वाली एरिया में जो पाया जाता था वो अस्मक महाजनपद पाया जाता था।
अस्मक महाजनपद पाया जाता था। तो अस्मक महाजनपद एक ऐसा मात्र जनपद था जो दक्षिण भारत में पाया जाता था। इसकी विशेषता यही है कि अस्मक महाजनपद एकमात्र ऐसा महाजनपद था 16 महाजनपद में जो दक्षिण भारत में पाया जाता था। 16वें महाजनपद की बात करें तो 16वां महाजनपद है हमारा मगध महाजनपद। मगध महाजनपद हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है बस खाली, क्योंकि मगध महाजनपद है इसके बाद एक सेपरेट क्लास होगी जिसमें पूरा मगध ही हमें पढ़ना है। तो मगध महाजनपद की जो राजधानी है वो राजगिरा या फिर राजगिरी भी मिल सकता है। तो इसकी मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरा राजगिरी है और ये बिहार में पड़ता है। तो मगध महाजनपद का वर्णन जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है और इसका नाम किकिट मिलता है। तो आगे हम लोग मगध पे ही सेपरेट क्लास करेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करना सही नहीं है। तो ये हो गए हमारे 16 महाजनपद और इसके बाद 10 गणराज्य हमारे। तो आज की क्लास में उम्मीद है कि ये 16 महाजनपदों से उनकी राजधानी, उनकी विशेषताएं और उनकी लोकेशन और इसे क्यों परिवर्तन और सेकंड नगरीकरण का नाम दिया जाता है। तो 16 महाजनपदों में अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन बन सकता है 16 महाजनपदों में से कौन से 2 महाजनपद हैं जो भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो हो जाएगा जो ये हमारे हैं कंबोज और गंधार जो है ये पाक वाली एरिया में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं। हालांकि इसका जो मिल जाता है नाम कहीं कहीं कंबोज को कश्मीर वाली एरिया में भी दिखा देते हैं, लेकिन वो जो कुछ बुक में दिखाया है, लेकिन फाइनली जो माना जाता है ये कंबोज और गंधार जो है ना ये पाकिस्तान में है। तो ये विदेश में पाए जाते हैं। पूछा जाए कि विदेश में भारत से बाहर कौन से महाजनपद हैं, तो हो जाएगा 2 महाजनपद है, उनमें से कंबोज और गंधार है। इसके अलावा पूछा जाए कि दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद पाया जाता है, तो इससे बन सकता है कि दक्षिण भारत में जो हमारा महाजनपद पाया जाता है वो अस्मक महाजनपद पाया जाता है। इसके बाद जो महाजनपद हैं, जैसे 16 महाजनपद हैं, उनमें से हमारे 8 महाजनपद जो है ना उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये भी बन सकता है कि 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा या 8 महाजनपद किस राज्य में पाए जाते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में कितने महाजनपद पाए जाते हैं। तो 16 में से 8 महाजनपद जो है ना वो केवल यूपी में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ये हो गई इनकी विशेषता। इसके बाद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब कि 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन से माने जाते थे, तो वत्स महाजनपद माना जाता था और कौशल माना जाता था। इसके बाद मगध माना जाता था और जनपद थे सारे महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे उन्नतशील माने जाते थे। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि 8 महाजनपद जो हैं कौन कौन से यूपी में पाए जाते हैं। तो यूपी की बात करें तो कुर महाजनपद जो है ना ये यूपी में पाया जाता है, सूरसेन जो है ये भी यूपी में पाया जाता है, वत जो है ये कौशाम्बी इलाहाबाद वाली एरिया में पाया जाता है, काशी भी यूपी में पाया जाता है, फिर पंचाल यूपी में पाया जाता है। इसके बाद मल्ल महाजनपद जो है ना ये भी यूपी में पाया जाता है, चेदी महाजनपद है जो ये भी यूपी में पाया जाता है। तो ये महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमारा ये महाजनपद काल समाप्त हुआ। जैसे कि हम लोगों ने 16 महाजनपद पढ़ लिए, बाकी 10 हमारे गणराज्य हैं, उनसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। लिच्छवी गणराज्य जो है ना और मल्ल गणराज्य काफी महत्वपूर्ण रखते हैं, तो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे हर एक अंश उसमें कवर कर लेंगे। बाकी आज के लिए जय हिंद। अगली